हेलो अस्सलाम वालेकुम। कभी नहीं सोचा था कि 6 साल लग जाएंगे इस मौके को, ये ऑनर, इस कुर्सी पर एक ऐसी तशरीफ़ हो जो तशरीफ़ हर कोई चाहता है, जिस तशरीफ़ के पीछे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में औरतें क्या मर्द तक बेहोश हो रही हैं। तज्ज़ियाकार, गुलूकार अली आफ्ताब सईद हमारे साथ। फाइनली फाइनली आप लोगों की फरमाइशों के पुल बांध बांध के आप लोगों ने बोला कब आएगा ये एक अनोखा हीरा इस मुल्क का, अली आफ्ताब सईद। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। लेकिन मेरा प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड कर लें, मैं नहीं आना चाहता था। मैंने आपको 2 दफ़ा आप लाहौर पे, वो कुछ मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता था, बहुत उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, जो कहते थे कि जी आप नहीं बुलाते अली को या जो भी है। वो 2 दफ़ा लाहौर आए इस असना में आप, तब मेरे घर पे मेडिकल इमरजेंसीज चल रही थी। लेकिन कराची जितनी दफ़ा भी मैं आया, वो मैं बताता ही तुझे तब था जब मैं रात को और अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट होती थी, इसीलिए कि मुझे ना आना पड़े। और अभी भी मैंने बड़ा रेजिस्ट किया था कि मैं नहीं अगर आना आपको चाहता। मुझसे नफरत है तो ये पब्लिकली बताने की तो नहीं ज़रूरत। नहीं नहीं, नफरत का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो शुरू में जब पाकिस्तान एक्सपीरियंस शुरू हुआ था तो हम इस तरह आमने सामने तो नहीं बैठे थे, लेकिन हमने डिस्टेंट होके वो कई पॉडकास्ट की थी। प्रॉब्लम ये है कि अब जो है ना, पाकिस्तान एक्सपीरियंस बहुत और लेवल पे चला गया है। मतलब जिस कुर्सी पर रफ़ीउल्लाह काकड़ और नसीर मेमन और यूसुफ नज़र साहब बैठ चुके हो ना, मैं उसका अहल नहीं हूँ। नहीं, वो कुर्सी है ही नहीं ना, हाँ, इसीलिए फिर ये आपकी है। फाइनली मैं इसीलिए मानना हूँ कि उस कुर्सी पे मैं नहीं बैठ सकता, तो मेरी औकात ही नहीं है। और अब जो है ना, मतलब लोगों को मेरा ख्याल है कि जाहिर है, नॉट यू, तुझे तो ये काम करना है, लोगों को अब खुद लिहाज करना चाहिए। ये अपनी दिहाड़ी बना रहे कि आप ना ये सुने नहीं आप इनकी बातें, जिसको मैं बुलाऊं फौरन पहुंचे, इनकी बातों में मत है। ये अली अब्दुल्ला ने भी आगे बोला था, मालिक इतने इंटेलेक्चुअल कूले इस कुर्सी पे बैठे थे और आज मैं भी बैठा हूं मालिक। तो प्लीज़ आप लोग इंटिमिडेट ना हो। अली आज मुझे बता ही दे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मुझे लगता है हर पाकिस्तानी को लगता है कि उसको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला लोग आपको बताते हैं ना, वो अब मुझे लगता है कि उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, उस मसले को मसला रहने दें। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जगह का है। ठीक है, मतलब इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे लोगों के पास जगह नहीं होती। तो उसको मसला इसलिए रहने देना चाहिए क्योंकि मतलब मैं अब ना फाइनली समझ गया हूँ कि क्यों छड़ों को लोग किराए पे घर अपना देने के खिलाफ हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करेगा और कुछ सेक्स मैक्स कर लेगा। मसला ये है कि अब वो जो मोदी साहब ने किया है ना, आपको नहीं पता कि अगला पूरा घर, तो इसलिए वाकई थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि छड़ा आगे फैमिली, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स नहीं है, कोई ये ख्याल नहीं है कि जी मेरे बाद भी इनका भी कोई गुजारा होना है। वो जो है ना कि अपनी बला से बादे सबाब कभी चले जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक, अपनी बला से बादे सबाब कभी चले। वो वाला जो मामला है ना कि जो अगर मैं नहीं तो फिर पीछे फ़र्क क्या पड़ता है कि क्या हो। तो जो कि बड़ी मतलब अच्छी, जो कि मेरा मसला है। नहीं, ये अच्छी अप्रोच है ज़िंदगी की बहुत। अगेन इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे इसमें फिर मसले हो सकते हैं। इन मसलों पे आप रोशनी डालना पसंद ऐसे ही करोगे ऐसे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं इस वक्त साउथ एशिया का मसला ये है कि मोदी छड़ा चल रहा है। बेसिक तो मैंने यही अखज़ किया है इससे कि मोदी साहब अगर शादी कर लें तो ठंड हो जाएगी साउथ एशिया में। देखें, बात यह है कि मैं बड़ा एडमायर करता हूँ मोदी साहब को इस वजह से कि वो उन्होंने बहुत अक्लमंदी की। उनकी ज़िंदगी जो है वो बाकियों से बहुत बेहतर चल रही होगी, लेकिन ऐसे शख्स पे अगर भारी जिम्मेदारियां डाल दी जाए ना, तो अगेन अपने लिए तो वो ठीक ही रहेगा, दूसरों की ज़िंदगी में तकलीफ पैदा हो सकती है। देखिए आप ना फिर औकात में रहते हैं, अब मैक्रोन को देख लें। एग्जैक्टली।
कहने को तो भाई आर्मी फर्स्ट, वर्ल्ड मुल्क, फ्रेंच रेवोल्यूशन, खा लिया ना चंबा। सर आप ये देखें कि अपने जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब वो लाहौर में होंगे तो वो कैसे कपड़े पहन रहे होंगे, उनका स्वेटर और उनका जो टाई, वो जो मोजे हैं वो मैच कर रहे होंगे। और जब वो लाहौर में नहीं होते तो वो सफारी सूट और अजीबोगरीब ग्रे डबल प्रेस्ड कोट तो यानी कि इससे नतीजा क्या निकला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब लाहौर में हो तो अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता। और इसके लिए बड़ा काम शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर तरले, और हमें चाहिए यही कि जाओ तरले डालो, पैसा लाओ। आपको क्या लगता है रशिया ने हमें क्यों पैसे दिए? आपकी एक थ्योरी सुनी है मैंने। नहीं, वो तो मैं असराए तफन्नुन के पहले कहना बड़ा जरूरी है, यू कैन नॉट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर आई से। इसमें कोई न्यूज नहीं है, मैं एक मरासी हूँ ठीक है, मेरा जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खबर मेरे पास अंदरूनी बैरूनी नहीं पहुंचती। ये डिस्क्लेमर हटा के रील चलाएंगे। वैसे सोच रहा था कि इस क्रूशल मौके पे इतनी बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं तो वो कह रहे होंगे पाकिस्तानियों को कि यार देखो तुम गल सुनो, ए 2.5 बिलियन पढ़ो ते तुसी राफेल रफूल जो मर्जी करते फिरो, ए साडे जेडे डिगे ने उन्हां तू छाड़ दियो साडा कुछ नहीं डिगिया। S-400 का नाम नहीं लेना, ए लो 2.5 बिलियन। तो ये मतलब देखिए, दूसरी एक और चीज़ जो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये कितनी ज़रूरी है। मतलब पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं अवाम, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से डील करना होता है सियासतदानों को, और बड़ी वो कुछ सख्ती होती है, बड़ा ही वो सारा कुछ। तो वो अगर आपको घर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की आदत हो तो फिर जब आप वर्क प्लेस पे भी आते हैं तो आप ऐसा तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो शादीशुदा है, तो वहाँ क्यों नहीं ये ट्रेनिंग मिल रही? नहीं देखें, फिर वही बात है कि वो अगर इस्टेब्लिशमेंट से जो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट है उनको वो प्रोवाइड करते होंगे, वो तो आपने अपने ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको डील करना है ना, मतलब तो हायरार्की का एक तो इस अभी जो जंग हुई, चल पहले बताएं आप कैसे देखते हैं, क्यों हुई भाई? नहीं, आपका भाई तो फ्रंट लाइन पे लड़ा। हाँ, वो कहानियों में आ रहा था। पहले आप आलमी तज्जिया, फिर पर्सनल तज्जिया। देखिए, आलमी तज्जिया मुझे तो खैर कोई एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। मेरा जो मुझे शक व शुबा यही उठता है कि अभी बिहार इलेक्शंस आ रहे थे, उसके बाद फिर जाहिर है जनरल इलेक्शंस भी कभी ना कभी आने हैं, और इस दफ़ा वो अब की बार 400 सरकार टाइप माहौल नहीं पैदा हुआ, तो अगली दफ़ा मज़ीद ये शक था कि मसले होंगे। तो उसमें वरना मतलब देखें ना, पहलगाम वाक़े को डील करने का एक तरीका है, मतलब अगर आपने जंग भी करनी है तो उसका एक तरीका है कि आप यूनाइटेड नेशंस ले जाओ, आप उधर सबूत दे दो, वो उसके बाद आलमी अदालतें आप पाकिस्तान को लाइन हाजिर करेंगी, उसके बाद फिर आप कुछ करोगे नहीं करोगे। मतलब अगेन इंडिया वाले जो हैं वो यही कहते हैं कि जी हमने ये वाला रूट लिया था मुंबई अटैक्स के बाद, तो बात फिर वही है कि रूट तो वही है, उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके सबूत बिल्कुल ठीक हैं, आलमी अदालतें भी आपको, यूनाइटेड नेशंस भी आप पाकिस्तान को कसूरवार ठहराता है, तो फिर आप कॉल दे दें जंग की, मतलब। लेकिन आपने इस बार रूट ही बाईपास कर लिया, तो इसका मतलब है कि मसला सिर्फ दहशतगर्दी का नहीं था, मसला कुछ और भी था। तो वो अब जाहिर है उसके बाद फिर एक सरप्राइज था कि मतलब अगेन इंडिया को तो सरप्राइज होना चाहिए, हमें नहीं पता था पाकिस्तान के पास क्या कुछ है। वो वसीम अकरम ने जब सेकंड हैट्रिक की ना टेस्ट क्रिकेट में, तो उसके बाद उसका वो इंटरव्यू कर रहे थे कि आपको कितने कॉन्फिडेंट थे आप कि आप तीसरी विकेट निकाल लेंगे, तो उससे कहा यार पहले तो नहीं मुझे पता था, लेकिन जब हाथ से गेंद निकला है ना तो मुझे पता लग गया था, क्योंकि मैंने इन स्विंग किया था, गेंद आउट स्विंग हो गया। मैंने जब मुझे नहीं पता तो बैट्समैन को क्या पता। तो बुनियादी तौर पे वो जाहिर है इंडिया में, और होना भी ऐसे ही चाहिए शायद जमहूरियतों में, और वो सारा मामला कि इंडिया जितनी शॉपिंग करता था वो एक न्यूज़ बनती थी, और वैसे खैर वहाँ पे उनकी शॉपिंग मुश्किल भी बड़ी थी। आप देखें कि वो कितने अरसे से डिमांड कर रहे थे कि जी हमारे जहाज़ नहीं ठीक,
और लोग तो 2019 वाला अभिनंदन वाकया कोट करते हैं अमूमी तौर पे कि जिसमें उनका जहाज गिर गया, उन्होंने कहा देख लो होते गिर गया होते दियो ना मिग था तब तो उन्होंने फिर वो किया सैंक्शन के अच्छा राफेल ले लें। आप उससे पीछे जाते जाएं, उनकी न्यूज़ देखते जाएं, आप उनकी फिल्में देखते, रंग दे बसंती यही था ना कि जी जहाज दियो वरना पायलट तो बेहतरीन सारा कुछ। तो ये बड़ा अरसे से चल रहा था मामला। प्रॉब्लम राफेल के बाद फिर हुआ कि नहीं जहाज मसला नहीं था। नहीं अभी भी जहाज देखें, अगेन इसमें कोई शक नहीं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम पीएएफ। जाहिर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं ना वो कमाल के हैं। देखें पाकिस्तान मिलिट्री जो है ना वो पूरी की पूरी उसकी ट्रेनिंग जो है या वो जो उसका होने की वजह है वो इंडिया है। अब ये ठीक है गलत है इसको आप छोड़ दें, ये है। पाकिस्तान ने हमेशा तैयारी ये की है अपने से बड़ी फौज से लड़ने की, ठीक है। अच्छा उसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स वाला मामला है ना वो और भी ज़्यादा डेलिकेट है। वो डेलिकेट ये है कि दुनिया की फौजें जब या एयरफोर्स जब कोई प्लान करती होंगी ना मिशन, तो उसमें ये होता होगा कि जी इतने यहाँ से एयरबॉर्न होंगे, उतने वहाँ से एयरबॉर्न होंगे, 3 लेफ्ट विंग से अटैक करेंगे, 4 उधर से करेंगे, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो 2 इधर से गिरा देगा और 3 उधर से हमारे फलानी चीज़ कॉन्कर कर लेंगे या अटैक कर लेंगे। इस तरह की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया बनाती होगी। अच्छा पाकिस्तान के पास ना ये लिबर्टी नहीं रही कि इतने गिर जाएंगे तो उतने, इधर तो थे कि जी टोटल 4 हैं, सारों ने जाना है और वापस आना है क्योंकि 5वें के पैसे नहीं है, ठीक है। तो इधर तो पायलट्स इनके बारे में मशहूर है कि ये हमारे पायलट्स जो हैं वो जहाज जिस मुल्क ने बनाया होता है वहां के पायलट उसको वैसा नहीं उड़ा सकते जैसी मिख ये निकालते हैं। उसकी वजह है कि इनको बताया ना कि बेटे शहीद का आपके पास मार्जिन ही नहीं है, मतलब आर्टिलरी के पास मार्जिन है शहीद का, एयरफोर्स के पास मार्जिन नहीं है, आपने गाजी वापस आना है करके। तो ये तो जो कुछ कर देते हैं वो इस पर कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखें जो बुनियादी चीज़ है ना वो क्लियर सुप्रीमेसी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना ने बेसिकली साबित कर दिया कि वो अब किसी और लेवल पे है। मतलब अगेन डिस्क्लेमर के साथ कि हमारे पास कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जो हमने सुना है पढ़ा है जो कि यकीनन गलत हो सकता है वो ये है कि बीच में ऐसा टाइम भी था आधे पौने घंटे का शायद कि क्योंकि जो इंडियन जहाज एयरबॉर्न होते थे इनकी स्क्रीन पे खोल के आ जाते थे तो कितनी देर उन्होंने उनको ग्राउंड किए रखा। ये आपने भी सुना होगा। नहीं अब तो इंडियन एयर डिफेंस चीफ ने मान लिया। बिल्कुल। तो कितने मिनट ऐसे थे या घंटे ऐसे थे कि हमारे बॉयज अकेले चिलिंग करते फिर रहे थे हवाओं में और एंड एवरी वो एलओसी के पार जो बेसिकली वो था छावनी थी या जो भी था वो एक सिटिंग डक थी जिसको अगेन इन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन्होंने दिखाया और इन्होंने किसी को अटैक नहीं किया। सो वो जो क्लियर सुप्रीमेसी है ना, मतलब आप इसकी एक और मिसाल लें कि ये तो अब काफ़ी ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि हम चाहते तो 30 जहाज उड़ा देते। हाँ। सो बुनियादी बात ये है कि अब पता नहीं ये कब अपलोड होगा लेकिन आज से 3-4 दिन पहले कह लें आप कि एक उनके स्वामी साहब और एक उनके जो डिफेंस मिनिस्टर चीफ हैं उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि जी हाँ जहाज तो गिरे। अच्छा ये जो टाइमिंग है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया। अच्छा अब बात ये है कि यहाँ तो स्टेट की उनकी पॉलिसी ये थी कि जी आप फिलहाल ना बताएं कि क्या हुआ है, वो इस पॉलिसी पर रहते। अगर उन्होंने फैसला कर ही लिया था कि जी नहीं अब ना आवाम को थोड़ा सा बता देते हैं तो वो अपने किसी भी चैनल पर आके बता देते जितनी भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी थी। उनको ये डर था आई एम अज्यूमिंग कि हम अपने चैनल पे जाएंगे तो पता नहीं ऑन एयर होगा कि नहीं होगा या उसके बाद वो एडिट होके क्या चीज़ जाएगी, क्योंकि स्टेट पॉलिसी ये नहीं है अभी तक बताना। ये दोनों स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं और मेरा ये नहीं ख्याल कि ये 2 इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गए हैं। जाहिर है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब हुकूमत के अंदर एक हल्का होगा जो इसके अगेंस्ट जा रहा होगा। इन्होंने पहले मोदी साहब को बंद कमरे में बताने की कोशिश की होगी। मोदी साहब यही कह रहे हैं ना कि जी हमने तो किया हुआ पॉज,
वो कह रहे होंगे अटैक, अगेन 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 इलेक्शन आ रहा है। ये उनको बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि जी अभी मतलब देखें क्लियर सुप्रीमेसी टेक्नोलॉजी की सामने आ गई है, जब तक उसको हम काउंटर नहीं कर लेते तब तक देयर इज नो पॉइंट इन अटैकिंग। वो उनको नहीं समझ आ रही होगी तो उन्होंने एक इंटरनेशनल रूट लिया कि जिससे अब जब अगर मोदी साहब खुदा ना खास्ता कॉल कर दें जंग तो सारे राइल अप ना हो जाए अवाम, उनको ज़रा पता हो कि जी थोड़ा सा सब चीज़ें इतनी ठीक नहीं हैं। स्वामी जो है वो तो उसके तो खुद बीजेपी से मसले चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इंडियन आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट या आर्म फोर्सेस जो भी है उसने आउटसाइड ऑफ द रिजीम्स डिसीजन जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर बोला है मोदी पर प्रेशर डालने के लिए। मेरे पास कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं है, मेरी अजम्पशन ये है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि अगर उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो बरखा दत्त को दे देते। क्यों इंटरनेशनल मीडिया का इंतखाब किया गया इस काम के लिए? तो उससे ये साबित होता है, और अगेन उनको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई उनको बार बार ये कह रहा है कि अटैक अगेन, वरना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस बैठे रहते। मुझे भी लगता है कि जान से पहले तो मोदी एक और तो करके जाएगा, लेकिन इमीडिएट तो मुश्किल है। देखिए मेरा तो अब ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि मोदी साहब की तो ख्वाहिश इमीडिएट की है। आप जिस तरह कह रहे हैं नहीं हो पाएगा तो वो जाने से पहले, अब सवाल ये नहीं है कि मोदी साहब क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि बाकी अब मोदी साहब की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब तो देखें ना बीजेपी के अंदर भी बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि यार बस, और खिता तो एक ही है ना, मतलब हम लोग खिता एक हैं, तो 10 साल हो गए हैं, लोग वैसे भी बोर हो जाते हैं। फिर मुझे तो बड़ा दुख हुआ, मुझे इस सारी चीज़ से बड़ा दुख हुआ है, और इसमें जो है ना सुबकी इंडिया की हुई है, इस पे एज अ पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं, उनको बिल्कुल राइटली सो, कि जी हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। मैं यकीन करें मुझे इस पे भी दुख हुआ है कि इंडिया की सुबकी हुई है। उसकी वजह ये है कि बड़ी अच्छी बात थी, इंडिया एक वो बता रहा था, अगेन ठीक या गलत, इंडिया बता रहा था कि जी बड़ी हम तरक्की कर रहे हैं, राइजिंग शाइनिंग इंडिया, और सारे मामला बेहतरीन चल रहे हैं। वो एकदम से खुल गया है कि नहीं इतना तो कुछ बेहतरीन नहीं चल रहा। मतलब वैसे तो मैंने ब्लूमबर्ग पे भी शायद कोई पिछले 4-5 साल में कोई 3-4 आर्टिकल पढ़े होंगे इससे रिलेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट्स के, लेकिन मतलब अगर आप हमारे उस पर देख लें, अली मलिक जो हैं वो मेरे शोज़ पे कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जी मोदी साहब जो है ना वो बुक्स कुक कर रहे हैं, और ये जो आपको 6-8% का सालाना ग्रोथ नज़र आ रही है ये ऐसे नहीं है। अच्छा, अब उनके अपने इकोनॉमिस्ट ने इसके बाद इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, शायद उससे पहले भी करते हों लेकिन हमें उस तरह से नज़र नहीं आई, अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। यकीनन करते होंगे, पहले भी कुछ लोग होंगे। सो अगेन इससे नुकसान हुआ है ना, मतलब इससे मल्टीपल नुकसान हुए हैं। देखें, एक तो ये कि पाकिस्तान जिस तरह अब अपना डिफेंस बजट बढ़ाने लगा, अब जाहिर है मतलब आप कैसे मना कर सकते हैं उनको बढ़ाने से, जबकि साथ मुल्क में एक बंदा बार बार ये कह रहा है कि ये पॉज हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो अब तो वो बढ़ाना ही है ना। नंबर 2 चीज़ ये है कि हम तो बड़ी मिसालें देते होते थे पाकिस्तान में, वो देखो उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। अब हम मिसाल ही नहीं दे सकते कि अब तो मतलब उनका भी भांडा काफ़ी हद तक फूट गया। मतलब अगेन इसमें ना एक चीज़ आप ऐड कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना उनका स्केल का बहुत फ़र्क है, ठीक है, मतलब वो 7 गुना बड़ा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, हर चीज़। अच्छा, वहाँ पे मतलब अगेन जब हम कहते हैं ना कि जी उनका मीडिया तो बहुत ही थर्ड क्लास साबित हुआ है। अच्छा, वो ठीक है, वो एक पट्टी है, हिंदी पट्टी, जिसका मीडिया, पूरे इंडियन मीडिया से हम वाकिफ नहीं है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ है, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होगा। इसी मतलब अगेन बात ये हमसे 7 गुना बड़ा है, खिता एक ही है, लोग एक ही हैं, उनका चवल हमसे बहुत चवल होगा, उनका अच्छा हमसे बहुत अच्छा भी होगा बुनियादी तौर पे। अब ये एक अलहदा कोई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है कि कोई आके करे एकेडमिक के जो मोदी साहब इलेक्ट हुए हैं
तो लोग पहले ऐसे हो गए थे जिनके नतीजे में मोदी साहब आए, या मोदी साहब आए तो उसके नतीजे में लोग ऐसे हो गए, मतलब वो सारे लोग जो अगेन मतलब मोदी साहब के पास 100% वोट तो नहीं है, लेकिन जितने परसेंट भी वोट है, तो वो लोग जो हैं वो जंग पे शादियाने बजा रहे हैं, या वो अगर पाकिस्तान इंडिया तो चले छोड़ ही दें, पाकिस्तान उनका दुश्मन है, वो अगर इसराइल में बच्चों के मरने पे लुटियां डाल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आई कहाँ है, वो आज से कितने साल पहले आई है, या वो नया कोई फिनोमेना है, इसके ऊपर तो कोई एकेडमिक काम करने की ज़रूरत है। तो इस मैलिस से आपको क्या लगता है इंडिया कॉम्बैट करेगा कैसे? अपनों को तो हम बड़ी गालियाँ देते हैं, पर अब जब दूसरी तरफ देखते हैं, आपने जिस तरह जिक्र किया, अब अगेन इट्स द वर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो सोशल मीडिया पर गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी मीम्स बना रहे हैं, पर उस पर भी 10-20 हज़ार लाइक तो आ रहे हैं। तो अगर 10-20 हज़ार इंडियन भी जो कि चले रिप्रेजेंटेड है, बट अगर हम बोलें 10-20 हज़ार भी ऐसा इंडियन है सोशल मीडिया पर, तो ये इतना जहनी पागलपन अगर सोसाइटी में आ चुका है तो इंडिया तो फिर नीचे ही जाएगा, और क्या होगा? बस हर चीज़ के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें उसमें शामिल अंसर होते हैं। आप देखिए, वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि शायद मोदी साहब बुक्स कुक कर रहे हैं, उतनी तरक्की हो नहीं रही, नमू हो नहीं रही जितनी दिखाई जा रही है, उसमें एवरेज इंडियंस को, ख़ास तौर पे इनके सपोर्टर्स को, उस एक बेल्ट को, मतलब अगेन आप साउथ को इसमें नहीं डाल सकते ना, बंगाल को इसमें नहीं डाल सकते ना, मतलब वो लोग ही और हैं, उनकी वैल्यूज ही और हैं, वो एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं। ये अब नॉर्थ जो है ये बिल्कुल हमारे वाला हाल है। तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जब वो ये कह रहे थे कि जी हम बहुत बड़े पापाट्रॉनिक्स बन रहे हैं और बन गए हैं, तो उसमें एक जो आम आदमी है उस पर दो तरह का असर हो सकता है। एक तो ये कि अगर एक स्किल्ड मिडिल क्लास का बंदा है और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है बाहर जाने की, तो वो जब ये सारा कुछ सुनेगा पड़ेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरा तो अच्छा भला फ्यूचर इंडिया में भी है, तो मैं क्यों जाऊं बाहर, तो वो शायद रुक जाएगा और उसकी वजह से इंडिया को फायदा होगा, स्किल्ड है। इसी तरह चाहे एफडीआई हो या चाहे चाहे एक इंडियन हो जिसने अपना कैपिटल बाहर रखा हुआ है, उसको अगर ये लगेगा कि यार यहाँ पे तो बड़े जराए हैं कमाने के और सारा कुछ, तो मैं अपना कैपिटल मूव कर देता हूँ वापस इंडिया में, तो उसका इंडिया को बड़ा फायदा होगा। तो ये जो वो सारा कुछ कर रहे थे इसका उनको फायदा हो रहा था। ऑन दी अदर हैंड उसका एक नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि वहाँ पे मैंने तो काफ़ी डिबेट की है ऐसे लोगों से कि जो जंग के हक में थे, जो कि इसराइल के भी हक में, और वो सारा कुछ कि जी आपको क्यों ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, बस वो तारीखी तौर पे ना पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है इंडिया में, तो बस अब हम बदला। तो उनको मैंने कहा यार वो तारीखी तौर पे तो चले जो भी हुआ है, मतलब अब आपका जो भी पॉइंट व्यू है और हमारा जो भी है, और चले हम गलत हो गए, हम जो भी किए, अब तारीख तो गुजर गई है ना, जिंदगी तो अब आपने गुजारनी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके बच्चों ने देखने हैं। अब आप इस वक्त जंग जो है वो अफोर्ड कैसे करेंगे, आपका भी नुकसान होगा, हमारा चले ज़्यादा होगा। वो कहते नहीं नहीं नहीं, बस हमने लेना बदला, वो हमने बस अब मारना है, हम पेल देंगे, हम बात नहीं होनी अब। जब वो अब अगेन उस चीज़ से जो उनको बताया गया कि बहुत तरक्की हो रही है, उनका ये ख्याल बन गया कि एक बिग बॉयज टेबल है जिसके ऊपर इसराइल भी बैठता है और हम भी अब उस पर बैठ गए हैं और फलाने भी होता है और आपस में बातें होती हैं कि भाई क्या चल रहा है आजकल, तो वो आजकल मैं गाज़ा में बच्चे पेल रहा हूँ, और फिर सर तुम क्या कर रहे हो उधर, मैंने आजकल उधर बंदे फलाने कर दी। वो अब एक उसकी एक जो है वो ख़राब साइड है जो इंडिया देख रहा है, या वो एक पट्टी मखसूस देख रही है या फील कर रही है। तो बस ये है। अब जो बुनियादी चीज़ थी ना समझने वाली, जो कि हमें भी समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उनसे भी शायद ज़्यादा, और उनको भी समझने, हम बेसिकली मरासी हैं। हमें जो है ना पोली पोली ढोल की रखनी चाहिए, हमें दुनिया को बेचना चाहिए कि मतलब अगेन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी अच्छी बात है वो रोल्स रॉयस भी असेंबल कर रहे हैं, वो जैगुआर भी असेंबल कर रहे हैं। वो अब उनके पास फिलहाल एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग ले रहे हैं एप्पल फ़ोन भी असेंबल करने की, विच इज़ वेरी गुड, मोर
तरक्की टू देम। लेकिन बुनियादी तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम मरासी हैं, हमने जो है ना आर्ट कल्चर एक्सोटिक दुनिया को ये ना ये मॉल पेश करना है और वहाँ से पैसे निकालने हैं। तो ये अगर हम इस चक्कर में पड़ गए ना कि अब अच्छा जी तरक्की हो रही है, इतने के फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, तो अब हम एक मिलिट्री माइट भी हैं। मतलब अगेन वो मिलिट्री माइट क्या है, मतलब अमेरिका एक मिलिट्री माइट है। उन्होंने जो भी जहाज बम मिसाइल है खुद बनाया है। मतलब चाइना एक मिलिट्री माइट है, उनके हमने देख लिए उन्होंने क्या कुछ बनाया है। वो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमें तो खरीदने हैं। तो हमें मिलिट्री माइट पे नहीं करना चाहिए मुकाबला, हमें ढोलकी कि ये देखो कि तुम 7 बीट्स अगर कर लेते हो ना तो मैं 3.5 बीट भी कर लेता हूँ, ये होना चाहिए कंपटीशन। और इसमें जो जड़े मिरासी ने ओदा भी हाल देखो, अगर तो कोई अगर बताओ अगर किसी मुसलमान को घर नहीं देता कोई हिंदू तो उसके साथ 70 साल पहले क्या हुआ था ये नहीं सोचा तुमने? यार देखिए, एक तो ये है कि जावेद अख्तर साहब की आप मेरे ख्याल में जिक्र कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब जो है ना, मतलब अगेन वो इंडिया में रहते हैं, वो एक मुसलमान है, नहीं एथियस्ट है, एथियस्ट है, लेकिन उनका नाम ऐसे लगता है कि मुसलमान है। तो उनको एक तो ये कि वहाँ पर अगर ज़रा ज़्यादा लॉयल्टी शो कराने के लिए कोई ऐसी वैसी बात करना पड़े तो हमें समझना चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जावेद अख्तर साहब जो हैं उनका ज़रिया मुआश गाने लिखना है और फिल्में लिखना है, ठीक है। और वो ये सारा काम किस ज़बान में करते हैं? वो उर्दू और हिंदी में करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि उनके पास ऑप्शन क्या है? मतलब वो एक, अब दुनिया जो है गरीबों के लिए नहीं लेकिन अमीरों के लिए एक ग्लोबल, मतलब वो क्या कहते हैं, विलेज है वो। अब उसके लिए अमीर के लिए इंडिया पाकिस्तान अमेरिका कुछ भी नहीं है। मतलब इस वक्त आप अगर ए आर रहमान के साथ काम करना चाहते हैं और ए आर रहमान आपके साथ काम करना चाहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या हालात हैं? आपने तो लॉस एंजलिस में ही करना है ना, वो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा उर्दू गाने या उर्दू फिल्में लिखता है वो, उसके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो पाकिस्तान में रहे और या फिर वो इंडिया में रहे। पाकिस्तान में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में एक लिबरल प्रोग्रेसिव जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उसका जो आस्थाना है वो मियां नवाज शरीफ का घर है, ठीक है। वहां पर उन्होंने डंकी का एक गाना लिखने के लिए इंडियन 25 लाख रुपए लिए, ठीक है। तो उनको हर तरह से सेफ गार्ड करना है अपना, वो स्टेटस जो उनके पास वो है, वो उसमें बहुत खुश हैं। ये होगी नंबर 2 चीज़। नंबर 3 चीज़ ये कि जाहिर है अगर वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे या वो करेंगे तो मैं नहीं खुश हूँगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि जब वो पाकिस्तानी उनको ये कहते हैं कि जी ये आते हैं तो हम तो इधर उनके साथ गोडे के साथ लग लग के रोते हैं, तो ये उधर जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्टिस्ट की पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। देखिए, वो इज्जत का मसला ये नहीं है कि इज्जत कोई इधर खुदा न खास्ता इंडियन आर्टिस्ट आता है तो उसके साथ कोई बदतमीजी करता है। इंडियन आर्टिस्ट को छोड़ो, यहाँ पे इंडियन स्पेक्टेटर जो आता है मैच देखने, उसको कोई अपने पास से पेमेंट नहीं करने देता, लोग उसके पेमेंट करते हैं। लेकिन उनकी ये वाली बात भी ठीक है कि जी हम तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, साल के 100 कॉन्सर्ट करवाते रहे हैं हम जब अच्छे हालात होते हैं। आपने अच्छे बुरे किसी भी हालात में कितने कॉन्सर्ट करवाए हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के? आपने कितने इंडियन आर्टिस्ट किए? आपने कितने इंडियन आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों में कास्ट किया है? कितने इंडियन आर्टिस्ट को आपने अपने ड्रामों में कास्ट किया? अच्छा, अब अगेन ये उनका गिला ठीक है, क्यों ठीक है? वो आना, एक तो हमारी मार्केट छोटी है, बी वो आना चाहते हैं, सी जो अफोर्डेबल कैटेगरी है, सुखबीर मेहंदियों तक पे कॉन्सर्ट कर, सुखबीर गली गली में सुखबीर का कॉन्सर्ट हुआ है। अब जाहिर बात है सोनू निगम का भी हो चुका है, लेकिन वो एक ही हो सकता है ना कि बस सोनू साहब जितने पैसे मांगेंगे हम 10,000 बंदा भी भर दे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। उसमें ना 2-3 पहलू हैं। एक आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि हम छोटी मार्केट है, लेकिन अगेन पता है छोटी मार्केट हम हैं, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसके पास बहुत पैसे हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आप जब एक कॉन्सर्ट हॉल लेते हो ना तो उसमें 5-10 हज़ार 15 हज़ार से ज़्यादा लोग तो अमूमन नहीं आते।
तो पाकिस्तान में 5-10-15 हज़ार तो ऐसे लोग हैं जो कि वो ख़रीद सकते हैं और बल्कि ख़रीदेंगे। और जिन्होंने, जिस तरह आपने जिक्र किया, जगजीत सिंह आए, 3 कॉन्सर्ट मेरे ख्याल में किए, हाउसफुल था। सोनू निगम आए, कुमार सानू आए, हाउसफुल था। जितने भी 2-3 किए, इससे ज़्यादा किए नहीं। अच्छा, वो, और शायद अब मैंने सुना है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, जगजीत सिंह साहब तो शायद पैसे भी उनको दे गए थे मेहदी हसन साहब को, लेकिन आई एम नॉट श्योर, कोई कर ले। बुनियादी बात ये है कि कॉन्सर्ट्स बड़े कम हुए हैं। उसमें अब अगेन जावेद अख्तर साहब अगर ये सोचते हैं तो शायद ठीक सोचते होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं कि जी पाकिस्तान वाले काम नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं, उनको मसले का पता नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान में, इंडिया तो चले दुश्मन मुल्क, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लता मंगेशकर को जितने सुनने वाले पाकिस्तान में हैं और जितना मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान में हैं, दुनिया की मिसाल ही नहीं मिलेगी उनको। लेकिन यहाँ पर वीज़ा लेना किसी भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट बंदे के लिए एक इतना मुश्किल काम है। मतलब एक और चीज़, जो एक ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो तो एक कारोबारी आदमी होता है। उसको तो ये पता है कि मैंने आर्टिस्ट इतने पैसे मांग रहा है, मैं उसको ला के इतने की टिकट बेचूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट निकल आएगा। उसका कोई इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फलस्तीन नहीं होता। कारोबारी आदमी का वो कारोबारी होता है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप ये बताएं कि अमेरिकन कितने आर्टिस्टों के यहाँ पे कॉन्सर्ट हुए हैं, या नाइजेरियन कितने के हुए हैं। इधर जब आप जाके कहते हो ना, ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है बहरहाल, कि जब आप जाके कहते हो ना कि जी मैं इधर एक डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक परफॉर्मेंस कराना चाहता हूँ, तो बाहर से 20, 25, 30, और इतना ही बड़ा होता है क्रू, मतलब एक आर्टिस्ट का भी इतना क्रू होता है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपका फॉरेन ऑफिस हाथ खड़े कर देता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाए। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाते हो, वो कहते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप ऐसा करें कि ज़रा ना ऊपर से भी एक अप्रूवल ले आए। अच्छा, अब अगेन वो ये SIFC वाला मामला है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा था कि फाइनली इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला ये किया कि यार इनके होते नहीं चल सकता, तो हम ऐसा करते हैं कि एक 1 विंडो ऑपरेशन कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला हमारे पास आए और वो ग्रेड 16 से 22वें तक के ब्यूरोक्रेट से बच जाए और हम उसका सारा काम हैंड होल्डिंग के साथ करवा दें। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने, बड़ी अच्छी बात है, रिपोर्ट्स आ रही हैं 2 बिलियन 50 बिलियन वटेवर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं या होने वाले हैं, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अभी तक उस तरह कॉन्क्रीट वो नहीं आया। और वो कॉन्क्रीट क्यों नहीं आया? देखिए, मतलब 24 करोड़ की आबादी है, मार्केट तो ये बहरहाल है। SIFC में एक प्रॉब्लम है छोटा सा, वो ये है कि जो शख्स ग्रेड 16 से 22 के ब्यूरोक्रेट से के मुंह नहीं लगना चाह रहा था, उसको आपने ये कहा कि यार 1 विंडो ऑपरेशन है, लेकिन तुम ऐसा करो कि टॉप ऑफ द टॉप्स को डायरेक्ट फोन कर लो। वो तो हिल गया ना अंदर से कि यार मैं उससे कैसे बात करूंगा, कि मैं कैसे समझाऊंगा, वो क्या पूछेंगे। वो चाहे कुछ भी ना पूछें, वो सब कुछ वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हो, लेकिन वो घबरा गया है। इसी तरह एक जो मतलब ऑर्गेनाइजर है, उसको जब ये कहा जाता है कि तुम फलाने से भी अप्रूवल ले आओ, तो वो जाते ही नहीं कि यार अगर उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, टाइप सीन। खैर, तो यहां पर कॉन्सर्ट्स नहीं होते, यहां पर लोकल भी बड़े मसाइल हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज अब इस वक्त जो पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के जो ख्यालात हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली आज से 20-25 दिन पहले बमों की आवाज़ सुनी है, आर्टिलरी फायर की आवाज़ सुनी है। ठीक है, तो इस वक्त तो पाकिस्तानी लोगों के तासुरात इंडिया के लिए कोई बहुत फ्रेंडली नहीं हो सकते ना, मतलब जनरली इंडिया के पाकिस्तान के बारे में नहीं होंगे। लेकिन अगर वीज़ा खुल जाए ना, तो यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत कम बचेंगे। पाकिस्तान में आर्टिस्ट वहाँ चले जाएंगे। उसकी वजह ये कि यहाँ पे उस तरह की एक्टिविटी होती नहीं, और हम यही समझाते हैं कि आप उस तरह की एक्टिविटी खोल लो। तो इधर ये पाकिस्तान बहुत ड्रास्टिकली बदल जाएगा, और आपकी यूथ जो है ना, जिनका आपको बहुत खतरा रहता है, वो बहुत खुश हो जाएंगे और सारा काम कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, जो बुनियादी बात है, आप ये सारी चीज़ें, इनमें से आधी चीज़ें आप इसलिए डिस्काउंट कर दो जावेद अख्तर साहब को कि वो उन्होंने वहाँ रहना है, उन्होंने यहाँ नहीं रहना। तो वो अगर अपनी मोहब्बत अपने मुल्क से दिखाने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं।
दूसरी चीज, आधी चीजों का उनको पता नहीं कि पाकिस्तान में कैसे होती है। तीसरी और आखिरी चीज वो ये है कि उनकी पॉलिटिक्स गलत है, ठीक है, और आप उनकी पॉलिटिक्स पे जितना मर्जी डिसएग्री करें, उनके अगेंस्ट बातें करें, वैसे तो खैर आप कुछ भी करें, आप उनको बेशक माँ बहन की गाली भी निकाल लें, मैं कभी किसी को ये नहीं रोकता कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, जो होता दिल करता करो, मैं कौन होता हूँ आप। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जावेद अख्तर साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, और उसकी वजह ये होती है कि पॉलिटिक्स बेशक किसी की भी गलत हो सकती है, जिसको अपना काम आता हो ना वो बड़ा आदमी होता है। जावेद अख्तर साहब को गाना लिखना आता है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर दूसरा जावेद अख्तर नहीं पैदा कर सके। पॉलिटिक्स की ना एक चीज होती है कि मेरी पॉलिटिक्स अभी खराब है, कल हो सकता है कि मैं एक किताब पढूं जिसके नतीजे में ओवरनाइट मेरी पॉलिटिक्स ठीक हो जाए, कल हो सकता है मेरे साथ एक वाकया रूनुमा हो जाए जिसके बाद ओवरनाइट मेरी पॉलिटिक्स ठीक हो जाए, कल हो सकता है मेरी तेरे साथ बहस हो जिसमें तू एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दे कि ओवरनाइट मेरी पॉलिटिक्स ठीक हो जाए। काम एक ऐसी चीज है कि जो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती। गाना मैं ओवरनाइट नहीं लिख सकता, जावेद अख्तर जैसा जो मर्जी कर लूं, वो उसकी एक तपस्या है, वो उसने 40 साल गुजारे हैं, वो उसमें एक अपनी वो डीएनए में जानिसार अख्तर का खून लेके आया है, वो नहीं हो सकती ओवरनाइट। इसलिए जिसको भी जो भी अपना काम ठीक करना आता है ना, बंदा वो बड़ा है। पॉलिटिक्स उसकी खराब है, वो अल्लाह करेगा किसी दिन ठीक हो जाएगी। तो क्या अगर इससे भी बेहतर लिखने आता कि जावेद अख्तर इज़ ग्रेट, बट अगर इससे भी ज़्यादा ग्रेट होते कि उनको ये भी नहीं ज़रूरत पड़ती बोलने की और फिर भी काम मिलता, तो क्या उनका नाम गुलजार होता? देखिए, एक गुलजार ने तो कुछ नहीं बोला ना, उनको ज़रूरत है बोलने की। गुलजार अगर पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दे तो भी काम मिलेगा, बिकॉज वो गुलजार है। वो ये बात ठीक है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है ना सर। देखें, उनका नाम संपूर्ण सिंह गुलजार है, इनका नाम जावेद अख्तर है, फ़र्क है। वहाँ पर अगर आप वीडियोस देखें ना, मैंने तो क्योंकि बहुत सारी देखी हैं, तो जितनी दफ़ा जावेद अख्तर के मुंह पे माइक घुसाया गया है ना कि बोलें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ ना कुछ, उससे आधी दफ़ा भी गुलजार साहब के मुंह के अंदर किसी ने माइक नहीं दिया कि बोलें कुछ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो और अगेन जावेद अख्तर ने आधी से ज़्यादा दफ़ा तो यही कहा कि जी मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कई जगह पे कमेंट किया भी है। असदुद्दीन ओवैसी वाला मसला है जावेद अख्तर को। बुनियादी बात ये है कि देखें, मैं हूँ, मतलब मैं हूँ तो नहीं या मैं अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आर्टिस्ट समझता हूँ। जब आप आर्टिस्ट हो ना, तो आपने हमेशा दूसरे के जूते में पैर रख के सोचना है कि वो किस में से गुजर रहा है। तो अगेन मेरा ये ख्याल है कि बड़ा आदमी है, तो लेकिन ये मेरा ख्याल है, इसमें कोई आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने जो करना है करें। मतलब आपकी क्या रैंकिंग है बॉलीवुड सॉन्ग राइटर्स? गुलजार नंबर 1 है आपके? इसमें कोई शक नहीं कि मुझे गुलजार ज़्यादा पसंद है, लेकिन देखिए वो गुलजार का बॉडी ऑफ वर्क जो है वो जावेद अख्तर से बहुत छोटा है। नंबर एक चीज़, गुलजार जो हैं वो बहुत जो है मुनफरिद लिरिक राइटर है। मतलब गुलजार को हर कोई अपनी फिल्म में शायद ले भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी वो दर्द डिस्को नहीं लिख सकते गुलजार। दर्द डिस्को एक बहुत बड़ा गाना है, इसमें कोई शक नहीं कि दर्द डिस्को बहुत बड़ा गाना है। आप सिचुएशन देखें ना फिल्म की और उस गाने की, कि वो गाना आता कहाँ पे है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। आप मुझे ये बताएं कि उसने रिक्वायरमेंट पूरी की कि नहीं की गाने ने। गाना जो है ना, वो फिल्मी गाना जो है वो आपके लिए नहीं बना, वो फिल्म देखते हुए शख्स के लिए बना है। तो अगर उसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो बहुत बुरा गाना था, लम्या पालो। लेकिन अगर उसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो फिर किसने क्या लिखा। और देखिए, हम तो बहुत बड़े गुलजार के फैन हैं। उसकी सर मैं पहले बोली अपनी बात करूँ, वो अनकन्वेंशनल एक लिरिक राइटर है। हर फिल्म में उस तरह की लिरिक राइटिंग की जगह नहीं बन सकती। जावेद अख्तर एक ऐसा आदमी है कि
कि जिससे आप हर फिल्म का गाना लिखवा सकते हो। ज़्यादातर फिल्में तो कन्वेंशनल बनती हैं ना, ज़्यादातर फिल्में अनकन्वेंशनल तो नहीं बनती हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि अगर आप गुलजार साहब को ले लें तो वो हमें तो इसलिए पसंद है क्योंकि गुलजार साहब की बिल्कुल मेथडोलॉजी जो है ना वो डिफरेंट है लिरिक राइटिंग को लेके। मतलब वो तो ये कहते हैं कि जी एक गाने में एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ रब्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। लिरिक राइटिंग जो है ना वो पेंटिंग की तरह हो सकती है कि आपको एक लाइन एक विजुअल दे रही है और अगली लाइन एक और विजुअल दे रही है, और जो आपकी आर्ट फॉर्म्स होती हैं उसमें शायद पेंटिंग जो है वो टॉप पे या टॉप व्यू में इसी वजह से है कि और आपको आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट विजुअल्स नहीं देती। तो अगर आप शायरी से या म्यूजिक से या किसी भी और चीज़ से, आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप वो विजुअल निकाल सको। सो मतलब वो जलावें बुझावें जलावें हाय मोमबत्तियां, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका पिछली लाइन से क्या ताल्लुक है, इसका अगली लाइन से क्या ताल्लुक है, कुछ भी नहीं। अब आंखें बंद करके विजुअल देखें कि जलावें बुझावें जलावें हाय मोमबत्तियां, विजुअल उसने दे दिया। ठीक है, तो अब ये अगेन आप ना जावेद अख्तर का और गुलजार का मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये रेस ही अलग अलग भाग रहे हैं। सो अगेन मुझे अगर आप गन रख के कहोगे कि बताओ आपको ज्यादा कौन सा पसंद है, तो मुझे गुलजार ज्यादा पसंद है। लेकिन वो किसी और मीटर रेस में भाग रहे हैं, वो किसी और मीटर रेस में भाग रहे हैं। बोथ आर ग्रेट। फेवरेट 3 गुलजार सॉन्ग? यार बड़ा ही मुश्किल काम है लेकिन जी ढूंढता है फिर वो ही तो जाहिर है होगा उसमें। और फिर उसमें मुझे तो वो भी चांद का टीका मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना वीना इजी नहीं। अब आप देखो 82 साल का आदमी जो है वो आपको स्लैंग दे रहा है अर्ली 2000 की गाने में, जिसके बाद सारों ने वो करना शुरू किया कि वो इजी मतलब वो जीपो गरीब आदमी है, गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है। मतलब वो कोई और है, वो कुछ सोचते ही किसी और जिस्म के आजाद से किसी और से सोचते हैं, और वो नहीं है जिससे ज्यादातर इंडियन पाकिस्तानी सोचते और वो दिमाग भी नहीं है क्योंकि वो हमारा इतना केपेबल ही नहीं है, उसको कुछ और है। एंड फेवरेट 3 जावेद अख्तर सॉन्ग? यार बेतहाशा, मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब उनका तो पहला गाना ही जो था देखा ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, मतलब कैसे कहने को रक्से बारह है, अब तेरा नाम सुबह शाम नुसरत फतेह अली खान बना। और यार ये तो आप कर ही नहीं सकते यार, ये कोई और लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि जितना इनका बॉडी ऑफ वर्क है, जितना इनका डाइवर्स काम है, जितना कोई तस्वर नहीं कर सकता। वो एल्बम बहुत अच्छा था वैसे, ऐश्वर्या और बॉबी देओल वाली की क्या मूवी क्या थी, आशिकी नहीं बॉबी और ऐश्वर्या वाली जो थी जिसमें नुसरत के गाने भी थे, इवन द जो टाइटल ट्रैक यही है ना, दिस इज द टाइटल ट्रैक ना। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एल्बम था। तो ये आजकल जो थैंकफुली पाकिस्तान साइड पे कम हो रहा है, इंडियन साइड पे ज़्यादा हो रहा है, बहुत डिलीट ही कर दो ना कल्चर आए ना ये आए। तो जो अभी आपके तासुरात निकले हैं जावेद अख्तर, कैसे डिलीट करो, क्या पागल हो गए हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। बैन की बात जो भी करता है उस मुल्क में या इस मुल्क में, वो उसको पता ही कुछ नहीं। मतलब मैं वैसे कोई, आपने देखा होगा पिछले 6-8 साल में मैंने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देनी बंद कर दी हैं। दिस वन जो है ना, इस पे मैं कायम हूँ। जो बैन की बात करते हैं ना उसको पता ही कुछ नहीं। मतलब आज हमारी ज़िंदगी में से बॉलीवुड म्यूज़िक निकाल दो, मुझे पता ही नहीं है सेलिब्रेट कैसे करना है, मुझे पता ही नहीं है गम कैसे मनाना है, मुझे कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो मेरे पास हो। लेकिन बॉलीवुड का गाना हर मोमेंट के लिए अली के पास एक परफेक्ट ऐसे निकलता है रूह के अंदर से, जो शायद कुछ लोगों ने सुना हुआ भी ना हो, और अली के पास वो होता है। तो इवन जो इंडियन आर्टिस्ट रिसेंटली अभी, आई डोंट नो अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट आर्टिस्ट लाहौर। हाँ, वो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था मेरे, क्योंकि मैं आजकल वही फैमिली और उस तरह के वो काफ़ी सारे हेल्थ शेल्थ वाले
मसले चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता होता आजकल लाहौर में क्या हो रहा है या होने वाला है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, फैज़ फेस्टिवल का उसमें स्केड्यूल था, और उस स्केड्यूल के ऊपर एक चीज़ हाईलाइट हुई थी कि उसमें एक सेशन है और कौसर मुनीर आ रही हैं। तो वो मैंने फौरी तौर पे सलीमा साहिबा को कॉल की कि जी मैं तो इनसे निकाह करना चाहता हूँ, तो आपने इनको बुला लिया है तो क्या करना है। तो वो उन्होंने कहा जी कि मैं निकाह में तो हेल्प नहीं कर सकती, मैं ये कर सकती हूँ कि आपको इनका डेजिग्नेटेड ड्राइवर बना दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इज़ ऑन, यही मैं ज़िंदगी में चाहता था। तो वो उन्होंने कर दिया। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो फिर कमाल का था कि मैंने उनको ये कहा कि आप प्लीज़ मेरे से शादी कर लें। तो जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मैंने अब शादियां करनी छोड़ दी हैं। तो मैं बड़ा उनसे मुतासिर हूँ। और अगेन क्या खातून है, क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई हमारी, और बहुत ही मज़ा आया। यही होना चाहिए ना पाकिस्तान इंडिया के बीच में यार, फेस्टिवल करवाओ, मिलो, गाओ। यहाँ पे ना एक पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि पाबंदियां लगती रहती हैं, कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी कहते हैं टिकटॉक को यूं कर देंगे, कभी कहते हैं कि फलाना कंटेंट होगा तो वैसे होगा। अगर पाकिस्तान में मुआशरा खोल दिया जाए ना, और ये हमारी ना, आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो इस वक्त इसमें रुकावट है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी ज़्यादातर जो है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको लीड जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी उम्र के हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जो चेयरपर्सन्स जो हैं वो बड़ी उम्र के हैं, उसमें जो फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे बड़ी उम्र के। उनका ये ख्याल है कि जी नहीं, हमने देखा है 70 साल में हमने बड़ा कुछ देखा है, तो अवाम जो है ना वो ये खुलने के लिए तैयार नहीं है, हम जैसे ही खोलेंगे ना तो यहाँ पे एहतजाज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये सब कुछ गलत है। आप जिस दिन खोलेंगे ना, लोग आपके खिलाफ बात करनी छोड़ देंगे, आप बेसिकली इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेंगे। देखिए, ये जो सारा होता है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ, फलाना ढमकाना, उसमें ठीक है कुछ लोग जेन्युइन फॉलोअर्स भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठ के देखते हैं कि ट्रेंड क्या कर रहा है, उन्हें टॉप 10 ट्रेंड्स पे वीडियो बनानी होती है। आप किसी और लीडर को ट्रेंड करवा दें, वो उस पर वीडियो बना देंगे। सो अगर लाहौर शहर में क्लब में बम 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 चल रहा होगा ना, वो किसी को नहीं नवाज शरीफ, इमरान खान और ये वो चाहिए, वो आपकी यूथ निकल जाएगी, और उससे आपकी पूरी जो एक इंडस्ट्री है ना, मतलब आपने एक क्लब खोला है तो होगा क्या। अभी मतलब ये कोक स्टूडियो होता है, कोक स्टूडियो जो है वो बड़ा अच्छा है, और मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप कोक स्टूडियो में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे आप कभी पूछें, वो आपको, मैं बगैर जाने आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि वो आपको कहेंगे कि हाँ यार, कोक स्टूडियो जब रिकॉर्ड होना होता है ना तो हम बड़े प्रेशर में होते होंगे कि यार वो पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है, हमने अच्छा करना है, पजीराई भी बहुत मिलेगी, गाली भी बहुत पड़ेगी, टाइप सीन। अब आप ये देखें कि वो पूरे साल में एक दफ़ा करते हैं, 15, 16, 20, 25, 30 गाने निकालते हैं। आपको ये पता हो कि यार ये क्लब है, इसको अगर हमने 3 हफ्ते नया हिट गाना ना दिया तो लोग नहीं आएंगे। सब म्यूजिशियन ना लाइन हाजिर हो जाएंगे कि भाईजान 3 हफ्ते में कम से कम एक, और 3 हफ्ते में एक हिट गाने का देने का मतलब है कि 30 गाने बनेंगे, एक उसमें से हिट होगा। अच्छा, वो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री चल पड़ी। उसके बाद वो जो क्लब में बुम बुम करेंगे तो वो जाहिर है बुम बुम किसी चीज़ पे कर रहे होंगे, वो इंडस्ट्री आपकी खुल जाएगी, ऑडियोनिक के मजे आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद वो जब वहाँ से निकलेंगे तो लाइन में ईटरीज होंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ एसिड कम करने के लिए अंदर डालना है, वो इंडस्ट्री चल गई। उसके बाद उन्होंने घर पहुँचना है, बुम बुम के बाद ड्राइव तो नहीं हो सकती, आपकी टैक्सी इंडस्ट्री चल पड़ी, पूरा एक इकोसिस्टम है। और फिर जो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हो। अच्छा, टेक्सटाइल तो एक ऐसी चीज़ है ना जो पाकिस्तान तारीखी तौर पे एक्सपोर्ट करता रहा, कम ज़्यादा व्हाटएवर। आप देखिए कि उसमें बदतदरीज कमी होनी शुरू हो गई है,
और उसमें जाहिर है वो लोग कहते हैं कि जी एनर्जी सेक्टर, वो बिजली महंगी बड़ी हो गई है, फलाना हो गया, तो सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपके पास गोरा कम आता है। ये अब एक बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई आपसे बिजनेस करना चाहता है ना, वो आके ना, अभी ठीक है कि बड़ा जी इंटरनेट वाला दौर हो गया है और सारा कुछ, लोग बिल मुशाफा मिलना चाहते हैं, और उसके अलावा लोग जो है ना वो अगेन वो तलाश में होते हैं एग्जॉटिक, यार पाकिस्तान जाके भी पार्टी करनी है। गोरा इस तरह सोचता होगा कि यार पाकिस्तान जाके पार्टी करनी है, तो गोरे को अगर आप इधर पार्टी नहीं ना करा सकते तो नहीं हो सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो यहां पे आपको पार्टी खोलनी पड़ेगी। अगेन हम नहीं चाहते, हम तो इसके खिलाफ हैं। अपनी बात कर लें। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया कि ये आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जब इंडस्ट्री बनेगी तो मरी में फैक्ट्रियां लगेंगी, माल बिकेगा, इससे तो पाकिस्तानी खुश नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तो ये बड़ा मसला था हमेशा से। कोयटा डिस्टिलरी वाले कहते थे कि यार डिस्टिलरी हमारी है, ऑलरेडी हम टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से हैं, हमें एक ब्रूरी का लाइसेंस दे दो तो हम जो है ना नंबर 1 बन जाएंगे। आप यहाँ पे डिस्टिलरियाँ काफ़ी हैं, आपने ब्रूरी सिर्फ एक को दी हुई है तो प्लीज़ उसको नहीं देते थे, लेकिन थैंकफुली चाइना ने आके खोल ली, उन्होंने बल्कि ब्रूरी पहले बनाई है, डिस्टिलरी बाद में ली है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चाइना जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो यहाँ पर कारोबार करना चाहता है, हमारा उससे ज़ेन खुलेगा। उसके अलावा मतलब जाहिर है वो हमारे मोहसिन हैं, तो एक मुझे लगता है कि उससे बहुत बेहतरी अब आएगी। यानी आप पाकिस्तान का फ्यूचर रोशन देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान का फ्यूचर रोशन देख रहा हूँ। मैं एक शो करता हूँ द मुस्बत शो, उसमें जो है ना हम हर चीज़ की मुस्बत साइड लेके आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, 100% तो नहीं इंश्योर कर सकते कि मैं ज़्यादा झूठ ना बोलूँ, ठीक है। तो अब कम से कम झूठ में मैंने उसमें ये बड़ी दफ़ा कहा है कि देखें बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म कर जाए, पाकिस्तान तरक्की कर जाए, सारा कुछ, लेकिन ना अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं भी हो सकता तो हमें कम से कम हमारी जनरेशन को 8-10 साल चाहिए कोई इतना माल बनाने के लिए कि बच्चे बाहर निकाल सकें। तो अब ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, मतलब जो दूसरे मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, उससे मुझे ये लग रहा है कि हमें वो पीरियड तो कम से कम मिल गया है कि 8-10 साल या 6 साल या 5 साल के उसमें आप कुछ बनाओ, और बाकी मुल्क ने ठीक होना है कि नहीं, उसके तो बड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं। वो आपके कैसर बंगाली साहब आपके शो में आके वो बताते हैं कि जी वो मतलब मुल्क ठीक जिस दिन होगा वो हमें पता लग जाएगा, वो 4-5 बड़े बेसिक से इंडिकेटर्स हैं, वो सही हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा, आपको बता देंगे। फिलहाल उधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो आ रहे हैं ना बाहर से लोग और उन्होंने बिजनेस सेटअप करना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि 4-5-6 साल तो अभी कह रहे 4-5-6 साल आप और मैं पैसा कमा सकते हैं। एग्जैक्टली इतना कि हम अपने बच्चे लेके भाग जाएं। एग्जैक्टली देखिए ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि यहाँ पे वैसे तो 24 करोड़ अवाम है, थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं जितना शॉर्ट कर सकता हूँ उसको बिस्मिल्लाह करें। वो ये कि इवेंट है हमारा अभी फौरन ही इसके बाद, वरना तो घंटों बात करें उससे। हाँ, वो ये थी कि अभी वो मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी भी मेरे से उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि बच्चे हमारे जो है ना वो एक प्रॉब्लम है कि बाहर चले जाते हैं और पढ़ने के बाद, और यहाँ कोई नहीं रहता, तो यहाँ उनकी जॉब प्लेसमेंट नहीं होती, इस वजह से नहीं रहते होंगे और वो बाहर चले जाते हैं। तो थोड़ा सा कंसर्न है, मतलब हमारा भी और मालिकों का भी और डोनर्स का भी कि यार हम इनको अगर कुछ सपोर्ट करते हैं तो इधर सर्व करें, वो बाहर के चले जाते हैं सो। तो वो उसमें मेरा यही था कि जी वो बात ये है कि इधर ये एक तासुर कायम है कि जी नौकरियां नहीं हैं और ये नहीं है और वो नहीं है, वो जाहिर है नहीं है, 24 करोड़ आवाम के लिए नहीं है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना इनके बच्चों का कोई ऐसा मसला नहीं है, इनके पास तो इनकी 5-5, 6-6 इनकम स्ट्रीम्स खुली हुई है। ये बेसिकली एक तो घबराते हैं, मतलब इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इनको थ्रिल चाहिए,
ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि ये इनको पता है कि मतलब जिस तरह मैं और तू शायद आज तक इनसिक्योर हैं कि यार पता नहीं ये ना चला तो क्या होगा, हम भी मर जाएंगे टाइम से। इनका ऐसा कोई मसला नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं है कि द बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम। इन्होंने ये एक चीज़ जल्दी रिकग्नाइज कर ली है कि 24 करोड़ का एक मुल्क है, जाहिर है उसमें चलना तो है, ठीक है, तो वो जाहिर है कुछ तो लोग होंगे ना जो उसको चलाएंगे। तो एक साल में ये ओए लेवल्स में कितने बच्चे अपेयर होते हैं, मतलब उसको तो छोड़ ही दो कि पास कितने होते हैं और ए कितने लेते हैं, अपेयर ही कितने टोटल हो जाते हैं, 80,000। तो इनकी तो बहुत ज़रूरत है। जो बंदा अंग्रेजी में ईमेल ड्राफ्ट कर लेता है वो इस मुल्क में नहीं पकड़ा जाता, उसकी डिमांड ही डिमांड है। ये बात मुझे भी पिछले महीने रियलाइज़ हुई कि आधे लोगों ने तारीफ़ें की कि आपने अच्छा बोला, आधे लोगों ने यार आपने अंग्रेज़ी बोली। आधी तो पियर्स मॉर्गन की मेरी तारीफ है, यार अंग्रेज़ी में जो आपने बोला है ना, मतलब बस इतना ही काफ़ी था। तो फिर मुझे समझ में आया कि शशि थरूर और बिलावल भुट्टो और गेम है क्या इन लोगों की। ये बल्कि उससे मुझे याद आया कि वो तेरे आधे जो मसाइल होते हैं लोगों को पाकिस्तान एक्सपीरियंस के साथ, उनको मुझे जवाब देना पड़ता है। क्यों? कि वो तुम्हारे दोस्त ने तो फलान कह दिए, तो तुम्हारे उस पर वो गेस्ट बनाया, तो वो उसमें वो बड़ा होता है कि मैं कि यार वो फलाना बंदा आ रहा है या फलाना बंदा आके बैठा है, उसने कमाल कर दिया है पाकिस्तान एक्सपीरियंस में, तो उस पर वो आ जाता है कि उन्होंने फलानी बात तो गलत की थी। यार अब ना वो अब पहले तो मैंने बड़ा वो करना शुरू किया कि बाकायदा जवाब, अब मैं उसमें कहता हूँ कि भाईजान पैगंबर तो अब नहीं कोई आ सकता, गलत बात तो बीच में कोई एक आधी हो ही जाएगी, तो मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि फलाना बंदा आ रहा है मज़ा आ जाएगा या मज़ा आ गया, हम तो ठीक गलत देखते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं होता, या मुझे तो कम से कम, तुझे तो शायद पता होगा कि ठीक गलत क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं होता कि ठीक और गलत है क्या। हम तो देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा ना यूनिक वर्ल्ड व्यू के साथ आया है, पर्सपेक्टिव दे रहा है ना, यूनिक कितना पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, क्योंकि मतलब वही बात है, सही बात में देखो शहजाद, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, मतलब अब ये इररिफ्यूटेबल बातें, कोई आके गलत मुझे करके दिखा दे, लेकिन यार तू कितना इस वक्त बोर हो रहा होगा जिंदगी में कि प्लीज स्टॉप। नहीं, लोगों को लगता है कि मेरी जो हर चीज़ के बारे में ओपिनियन है ना, लोग मुझे आगे बोलते हैं मैं आपकी 90% बात से एग्री करता हूँ, ये जो है ये छोड़ दो। तुम अपने बाप की 90% बातों से एग्री नहीं करते हो गए यार, तुम अपने भाई की 90% बातों से एग्री नहीं करते हो, क्यों छोड़ दूँ? हाँ, और वो एक और चीज़ भी है कि गलत है तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब नहीं, अगर कोई जानबूझ के सीधा सीधा झूठ बोल दे कि भाई मतलब ये इलेक्शन फेयर थे, कोई आके वीडियो बनाना शुरू हो जाए 2024 के इलेक्शन बहुत फेयर थे, ना बोले यार ये तो। अच्छा, पता है मैं इसमें एक और चीज़, मेरे तो मसला हो गया है थोड़ा सा, वो ये कि जाहिर है ऐसा झूठ जिसमें किसी की जान जा सकती हो या किसी को माली नुकसान हो सकता है। आप अपने साबिर शाकिर फेज में चल रहे हैं। हाँ, वो तो मैं जरा कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। बाकी ये जो अगले के पैरों से जमीन निकालने वाला काम है ना, वो मुझे लगता है अगेन, पता है मैं यहाँ पे, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं इधर नहीं आना चाहता था, मैं किसी किस्म की पॉडकास्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अब जब बैठ जाता हूँ ना तो मेरे पे इतना प्रेशर होता है कि यार ये जो बंदा मुझे जिसने सामने बिठाया है उसका टाइम, जो मुझे देख रहा है उसका टाइम, ये ज़ाया हो रहा है, तो मैंने ना कोई नई बात करनी है, और वो ठीक हो वो गलत हो इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, मैंने कोई नई बात करनी है, नया पर्सपेक्टिव देना है, उसका ना वो कहे कि हाँ यार एक नवी गल करके ऐसी उनमें ऐसे एंगल तो भी देखना है। और ये मतलब ये नहीं है कि मेरा पॉडकास्ट और फलाना, ये मेरा एंग्जाइटी का जनरली एक प्रॉब्लम है। मैं मेरे घर वाले परेशान है इस बात पे कि जिस डॉक्टर के पास हम पैसे दे के गए होते हैं ना और सामने बैठे होते हैं, मैं उसमें अपने घर वालों को कह रहा होता हूँ यार बस जल्दी जल्दी करो, उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, सवाल जल्दी करके निकलो। कहते हैं तुम पागल हो, इसको पैसे नहीं है, इसका काम है हमें जवाब देना। मुझे लोगों के टाइम की बड़ी वो होती है कि यार ये ज़ाया हो रहा है, तो उसमें ना मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं एक नई टेक दे देता हूँ। वो गलत सही का तो मसला ही नहीं है, वो बात तो ये है कि एक नया पर्सपेक्टिव है, अब आपके पास एक यार्डस्टिक आ गई, एक नया एंगल आ गया चीज़ को देखने के लिए, उससे आप ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हो,
उससे आप सच गलत का फैसला भी कर सकते हो। वो इस पर्टिकुलर केस इशू में वो ठीक नहीं बैठ रही थी, लेकिन यही आप मारोगे किसी और इशू पे तो वो बिल्कुल ठीक भी बैठ जाएगी। कुछ तो करना ना। आपको ये बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है कि आवाम आपसे मोहब्बत करती है, बे इंतहा पीपल डोंट वॉच के अली आज बिखेरो आज नया क्या, दे वॉच यू फॉर यू आर अ कंपेलिंग वॉच, पीपल वांट टू लिसन टू यू। केड़ा प्रेशर यार पता नहीं, मुझे लगता है कि वो नहीं लगना चाहिए। मतलब वो वैसी जिंदगी गुजारने का असल तरीका ही है कि आप जो है ना बेगैरत हो जाओ। तरीका यही है। बट देखो, अगर कोई आपको सुन रहा था, ठीक है, अभी रिसेंट उसके बाद कई लोगों ने बोला हम तो आपको ये समझ के सुन रहे थे, अब आपने ये बोल दिया, अब मैं नहीं सुनता। ठीक है सर, कोई मसला नहीं, थैंक यू, आप जर्नी का हिस्सा थे। तो जिसने साथ रहना है वो साथ रहे, जिसने नहीं रहना वो ना रहे। क्या वो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बंदा जो है ना वो मुझे आज के बाद से सुनना छोड़ देगा। तो फिर प्रेशर किस बात? प्रेशर इस बात का है कि जो इस वक्त सुन रहा है उसने कहा मेरा टाइम ज़ाया हो गया, उसको मैंने कोई ना कोई नई चीज़ दे के जानी है, वो प्रेशर है। नौ अच्छे शो देकर है कि बुरा शो भी हो गया तो क्या हो गया? हाँ, और वो होते हैं, हो जाते हैं, वो होते हैं। मुझे देखो, इवन विद पॉडकास्ट, नॉट एवरी पॉडकास्ट इज विनर एंड नॉट एवरी पॉडकास्ट इज फॉर एवरीवन। अभी मैंने पॉडकास्ट किया पाकिस्तान की वुमेन्स फुटबॉल टीम की, कैप्टन है हाजरा खान। आई तो कंपेलिंग, मतलब ना, एक विमेंस फुटबॉल में हो क्या रहा है, अब इंटरेस्ट भी है मेरा, और जो विमेंस फुटबॉल में इंटरेस्टेड है उनको मज़ा भी आएगा। हो सकता है मेरी ही 90% ऑडियंस का ज़ीरो इंटरेस्ट हो विमेंस फुटबॉल में, जनरली मैं भी नहीं देखता, तो ठीक है, आप ना देखो, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें कोई शक नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। असल तो प्रॉब्लम वो मेरी कुछ और किस्म की प्रॉब्लम है, वो तेरे केस में नहीं है। मैं तो आपकी आज थेरेपी कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो तेरे केस में तो थंबनेल पे बंदा नजर आ रहा है ना कि अभी ये है, सुनना तो सुन लो, नहीं सुनना तो ना सुनो। लेकिन मेरे केस में जो है ना वो मुझे ये है कि यार मेरी वजह से किसी का टाइम नहीं ज़ाया होना चाहिए। तो आपकी भी तो थंबनेल है ना कि आज हम शो रिव्यू करेंगे, आज हम फिल्म रिव्यू करेंगे, आज डंकी पे बात, नहीं जिसने डंकी में इंटरेस्ट वो ना देखे। नहीं, वो प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि यार आज हम डंकी पे बात करेंगे या आज हम शो पे बात करेंगे, लेकिन वो तो इस शो पे हज़ारों बातें ऐसी हो चुकी हैं, मैं कोई नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, वो प्रेशर है सारा। क्योंकि मैं तो इसीलिए कई दफ़ा एक चीज़, सब ये कहते हैं ना, मुझे तो कोई एसईओ वाला बंदा नहीं मिलता, क्योंकि वो एसईओ वाला बंदा कहता है कि जी आपने जो है ना वो, क्योंकि वो सिर्फ हैशटैग नहीं लगाता, वो फिर ज्ञान देता है आपको, फिर आपको विजन देता है। वो कहते हैं कि जी आज इंडियन हमला हुआ है या आज मालेगांव सुपर बॉयज फॉर मालेगांव रिलीज हुई है, तो आज आपने ना इसके ऊपर बात करनी है। वो ये तो बताता नहीं कि क्या बात करनी होगी, आज इसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, और वो बात बिल्कुल ठीक है कि सारे जो त्याग कर रहे होते हैं सबके व्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि बस लोग आज के आज देखना चाहते हैं। मैं तो नहीं करता, क्योंकि आज मेरे पास कोई नई बात ही नहीं है उस पर करने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही करते हैं आप, कुछ फायदा ही नहीं है ना, ट्रेंड होने का थोड़ी है आपको, या वायरल थोड़ी होना। अगर कुछ, अक्सर ऐसा होता है ना, स्पेशली जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, आपने कंडेम, भाई मैं को प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप इस पर वीडियो, क्या वीडियो बनाऊँ? मतलब खुशदार ब्लास्ट हुआ, एब्सोल्युटली कंडेम, एब्सोल्युटली ब्रूटैलिटी। जितना मैं बलूचिस्तान पे बोल चुका हूँ, मैं क्या पॉसिबल ऐड कर सकता हूँ स्पेसिफिक खुशदार ब्लास्ट के बारे में? या तो मुझे कुछ स्पेसिफिक्स पता होते कि यार ये उस दिन हुआ, आज ये नहीं, बस कंडेम करते हैं, दुख है, सिर्फ व्यूज़ आ जाएं उसके लिए आप वीडियो बनाओगे तो शुरू में व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन ये जो एक लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड की है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती। दूसरा एक और चीज़, खैर मुझे ऑडियंस का तो मसला है नहीं, मैं तो जितने अरसे से अब जिस किस्म का काम कर रहा हूँ उससे ये साबित हो जाना चाहिए कि मैं ऑडियंस बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। लेकिन जो दूसरे वाली बात है ना वो ये है कि मैं तो अब बहुत से, वो जिस तरह कि मॉडल टाउन के वक्त तुम कहाँ थे या खुशदार के वक्त तुमने फलानी बात, मैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं, ये हार्ड भी और लाइट भी, फिल्में भी, ड्रामे भी, जो मैं स्किप कर जाता हूँ और जिन पे बात ही नहीं करता है, क्योंकि
वही होता है कि मैंने कोई, वैसे तो जो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनल कोई बड़ी डिफरेंट टेक है, वो हो सकता है 25,000 लोगों ने पहले कर दी हो, लेकिन कम से कम वो मेरे कान से नहीं गुजरी होती। तो मैं अपनी तरफ से जो अपनी टेक देता हूँ वो ये होती है कि जी अभी तक वीडियो पे मैंने नहीं देखी, तो मैं तो अब वेल लेफ्ट भी कर देता हूँ। नहीं, पर अगर आप लेट से कोई चीज़ कवर कर रहे हैं, उसका तो आपको प्लेन क्रैश हो गया, अब आप तो एविएशन एक्सपर्ट नहीं है ना, तो आपको औरों की ही बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अच्छा यार एक बोइंग जहाज़ होता क्या है, बोइंग की तारीख क्या है, उसका मसला क्या है। तो एज सच वो डिफरेंट ओरिजिनल तो नहीं होगा यार, एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो मैं एज इट इज़ प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन मसला ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें से मैं डिड्यूस करके एक जुमला अपना भी करूं जो कि नहीं हुआ हुआ, जो वो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, ये मेरे जहन में चल रहा है। और अगर मेरे से ना बने तो मैं अक्सर इशू साइड में कर देता हूँ, फिर बात ही नहीं करूँगा। सर, लोगों के आपके लिए बहुत सारे सवाल थे। अली भाई बीइंग अ गुड सिंगर हिमसेल्फ should actually do a podcast style series with underappreciated talent people like Javed Bashir. Javed Bashir underappreciated? कहाँ से underappreciated? अकबर अली कौन उनका है? छोटा भाई। अरे, people who have immense talent but they don't know how to do PR yet bass or a singer are major stars. नहीं, वो तो मतलब यार ये मैं कोई और मजे की बात बताता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो टॉप पॉडकास्टर्स हैं ना, कोई एक आधा छोड़ के मेरे सारे बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन मैं पॉडकास्ट में आता ही नहीं, ये मेरा काम ही नहीं। ये मतलब फिर वही बात है, को मुझे पैसे दे के करवा ले तो मैं ज़रूर कर दूंगा, खुद मेरे से होता ही नहीं। मतलब ये एक बड़ी बात है शहजाद की, या जितने भी और लोग करते हैं कि जी मतलब एक बंदा सामने बैठ गया, अब उसमें से इंटरेस्टिंग कोई चीज़ निकालनी है, वो मेरे से हो ही नहीं सकता। तो ये पॉडकास्ट जो है ना, ये मेरी चीज़ ही नहीं है। मैं शावर में हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बैठा हूँ फैमिली के साथ, मेरा दिमाग एक चीज़ पे चल रहा होता है कि कोई नई बात, नया जुमला मैंने कैसे कहना है। मैं पॉडकास्ट, लंबी बातें और वो दूसरे के अंदर से निकलवाना चीज़, ये मुझे आता ही नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का नहीं पूरा ग्लोबली, ये बड़ा फ्लॉड है। यहाँ पर होता ये है कि वो सक्सेस स्टोरीज पढ़ाते हैं आपको, कि पेप्सी आपको बताता हूँ मैं कैसे बनी थी। ओ भाई, पेप्सी मतलब हर इंस्टीट्यूट से हर साल में 1,000 बच्चा ग्रेजुएट करता है, पेप्सी कितनी लोगों ने बनाई है आज तक? ये तरीका ही गलत है कि, और मतलब वो मैं इसीलिए मैंने मिसाल दी कि ये सारे मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, पर एक काम मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता है, मुझे आता ही नहीं है, मतलब मिजाज ही नहीं मेरा। गाने बनाने स्पेसिफिकली बगैर ब्रिगेड क्यों छोड़ दिया? यार बगैर मैं गाने जो है ना, मैं बनाना चाहता हूँ, पार्ट ऑफ मी वांट्स टू मेक सॉन्ग्स। इसके ना बहुत लंबे जवाब हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं कैमरे पे, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती, जिनमें से वीगो नहीं है कोई चीज़ है। नहीं, बुनियादी तौर पे एक तो ये कि मैंने आलू अंडे बहुत फेमस हुआ, मैंने उसके बाद धिनक धिनक, पैसे की गेम, जज्बाती, पैंदी सी, ये सारे सिर्फ इसलिए बनाए थे कि लोगों को मैं ये बता सकूं कि ये वन ऑफ नहीं था, मुझे ये वाला काम आता है, ये मैं कर सकता हूँ। तो ये प्रूव करने के लिए बनाए थे, वरना कोई भी और गाना मैं शायद ना बनाता। हाँ, मैं म्यूजिक करना चाहता था हाँ, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। तो मैं अगर फ़ोन करूं, अली मैं फिल्म बना रहा हूँ, म्यूज़िक चाहिए, आप नहीं करोगे? नहीं, मैं ज़रूर करूँगा तेरा म्यूज़िक, लेकिन वो जो है ना कि खुद से बैठ के एल्बम बनाने वाला काम, गाना बनाने वाला काम, वो मैं शायद नहीं करूँगा। दिल नहीं है? वो दिल है बहुत, उसमें बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं बहुत सारे, वो उसके लिए बड़े सरमाया चाहिए। वो मैंने पहले बहुत बड़ी गलती की कि मैंने बगैर सरमाए के करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से बजाय कि वो इसके कि मैं करता चला जाता, वो मेरा ख़त्म हो गया। वो आपको थोड़े से कैपिटल के साथ आना चाहिए। प्लीज़ आस्क हिम वेयर डिड ही बाय हिज डेनिम कुर्ता फ्रॉम, आई वांट टू बाय बट कुडंट फाइंड।
यार मेरे ख्याल में वो कुर्ता रिपब्लिक था। Please ask him what his early influences on him. I've often heard him briefly talk about his father. It seems like he was a pretty chilled out person himself. As a father, I'm genuinely interested in knowing what early influences contributed to his flexible personality. बिल्कुल, घर पे फादर भी और जो है वो बड़ा भाई भी वो इन्फ्लुएंसेस थे। उसके बाद मेरे तो इस उस्ताद ही उस्ताद रहे हैं। जो मेरा पहला उस्ताद घर के बाहर था वो ज़िशान हुसैन, आप सब उसको जानते हैं बाल वाला के नाम से। वो मेरा पहला जिसको मैं मानता हूँ कि घर से बाहर उस्ताद वो था। और उसके बाद उस्ताद मैं बहुत लकी था कि बहुत अर्ली इन माई एज, मतलब लाइक व्हेन आई वाज 20, तो मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जहाँ से सब लोग एक्सेसिबल हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग। यानी कि मतलब मैंने गामदी साहब से मिलना है, या मैंने अहमद जावेद साहब से मिलना है, या मैंने हूद बॉय से मिलना है, या मैंने किसी से भी मिलना है, तो वो एक फ़ोन कॉल के जी आप कहाँ होंगे, तो वो बता देते कि हम यहाँ होंगे, और मैं वहाँ पे चला जाता था और मैं अपना सवाल कर लेता था और वो जवाब कर देते थे। और मेरे पास वो एक्सेसिबिलिटी थी। लेकिन उसमें मेरा एक, मुझे ये लगता है कि एक क्रेडिट जो मेरा था ना चाहते हुए, वो मेरी एंग्जाइटी जो है कि किसी का टाइम ज़ाया हो रहा है, तो उस पर मैं जो है ना मुख्तसर तरीन बात करके निकलने की करता था, या मैं वहाँ बैठ के बिल्कुल चुप बैठा सुनता रहता था कि उधर क्या बातें हो रही हैं। मैं उनको अपने अजीम अफकार से जो है वो नहीं बताता था कि मैं क्या सोचता हूँ, तो जिसकी वजह से वो सब लोग मुझे बहुत बर्दाश्त करते थे। बल्कि ये बात मुझे मुशर्रफ अली फारूकी ने एक दफ़ा बहुत लेटर ऑन, जब हमारी थोड़ी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे ये कही भी कि यार तू मतलब जाहिल सा चवल सा आदमी था, लेकिन हमने तुझे कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि तू आके चुप करके साइड पे बैठ जाता था, तू हमें नहीं बताता था कि असल में क्या होता है। तो उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी थी, दूसरा ये है कि किसी ने मुझे ना फारिग नहीं किया कि यार ठीक है एक बंदा चुप करके साइड पे बैठा हुआ तो बैठा रहे। मेरे तो बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं, और लकीली मुझे उन सब के साथ टाइम भी मिला है। आप जब खामोश होते हो तब आप सीखते हो? मैं अपनी तमाम, आप नहीं मरे, इन जनरल एवरीवन। हाँ, मैं जब मैं अपना शो कर रहा होता हूँ और उसकी वजह से जो ऑडियंस मुझे जानती है, उन लोगों को लगता है, और बल्कि अक्सर जगहों पे ये होता है कि मैं जब मुझे लोग इनवाइट करते हैं या लोग जब मेरे से मिलते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा, या अभी मैं एक नई बात करूंगा, या मैं अभी अपने बीच में एंगल दूंगा। तो वो बड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक बहुत खामोश आदमी हूँ। और उसकी वजह मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने वो कुछ अपने पे जो है जबर करके वो की है। मेरे से होता ही एक चीज़ है, और वो ये है कि जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे जानने वाले हैं, जितने वो लोग हैं जिनके साथ मैं वक्त गुजारता हूँ, वो सारे मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ और मैं चुप करके कमरे में बैठा रहता हूँ। आज मुझे पता चला कि अली को लगता है कि मैं इससे कितना कम काबिल हूँ क्योंकि आज तक मेरे सामने चुप नहीं बैठा। और अगर हम लोगों को ये दोस्तों में गिनता है, तो हम दोस्तों की जितनी महफिल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा ये बोलता है। नहीं उसकी नहीं हम सब यूनैनिमसली एग्री करेंगे कि जीनियस यही है। नहीं हम सब सुन रहे होते हैं, हम सब सीख रहे होते हैं, हम सब इन ऑ होते हैं। आप लोग जो अली आफ्ताब सईद देखते हो ना, आप आइसबर्ग का टिप देखते हो जो नीचे पहाड़ है ना, जो हमें नज़र आता है, वो जिस दिन आपको नज़र आ गया तब आप इस हीरे की कदर करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 100% होता है। ये जो है ना, मैं आपको एक बार बताऊं कि जो मैंने पॉडकास्ट शुरू होते जिक्र किया, मैंने 3-4 नाम ले लिए, ज़ाहिर है वो नाम तो बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब मैंने तो शुरू में रफ़ीउल्लाह काकड़ का नाम लिया, यूसुफ नज़र का नाम लिया, और लोगों के नाम लिए। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे आ चुके हैं और जो बहुत बड़े लोग हैं। उन बेचारों की
जो बैड लक है वो ये है कि हम दोस्त हैं, मतलब वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूँ। सो तू तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस करता है, तो अब वो होता ही ये है कि हम आपस में जुगती हैं। तो मैं आपको ये दावे से बता रहा हूँ कि जब भी हमारी मुलाकात होती है तो पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़ाहिर है मिजाज उस दिन का कैसे है, क्या एक्टिविटी हुई हुई है, क्या इवेंट हुआ है, तो वो जितनी भी देर जुगतें चलनी हैं तो उसमें जो है हम भरपूर तरीके से वो करते हैं। उसके बाद जब पढ़ी लिखी गुफ्तगू होनी शुरू होती है ना, फिर यही लोग करते हैं जो करनी होती है, मैं उसके बाद चुप करके साइड पे बैठा। अगर वैसे ये डिसअपॉइंट करें आप लोगों को, बड़ी खुशी खुशी डिसअपॉइंट करें, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। अभी मैं मोटरवे से आ रहा था तो वो 70 का मुत्तर होता है ना हर स्टेशन पर, तो मैं वही करने जा रहा था, एक आदमी आए भागे भागे, बोलते एक दफ़ा मोदी की लाइन मिला। भाई यार इस मेरे पे हमला होने वाला है यार, अभी मैं कहाँ आपको बाथरूम में खड़े होकर आपने हम पे हमला कर दिया तो करे। मैं तो बड़ा खुल के डिसअपॉइंट करता हूँ, लेकिन मुझे मत करें। अगर चुटकुला एक सुनाने की बात ही हो रही है और आप बता रहे हैं आपके पास हर किसी का नंबर था, तो प्लीज़ बता दें। एक दफ़ा आपने किसी को लॉन्ड्री भी ऑफ़र की थी। वो तो खैर मैं वो बता चुका हूँ। हाँ, वो नहीं, वो हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि हम उसका क्लिप बनाए। हाँ, सो वही, अब क्योंकि वो अर्ली एक्सपोजर था, मुझे नहीं पता था कौन लोग हैं। हमारी एक चैनल के ऊपर एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ गेस्ट्स होती थी और हमने एज गेस्ट कोऑर्डिनेटर उनको बुलाना होता था, और शोज़ हमें पता था कि हफ्ते में क्या होते हैं, किसको गेस्ट चाहिए। और होता ये था कि अगर अप्रूव्ड लिस्ट में से कोई नहीं मान रहा तो फिर आपने खुद से किसी और गेस्ट का सोचना है, तो वो आपने अप्रूव करवाना है बॉस से, या फिर बॉस आपको खुद बता देगा अगर इनमें से कोई नहीं हो रहा तो तुम ये कर लो। तो रोज़ सुबह उठ के तो हम दफ्तर जाके तो लिस्ट खोलते थे अप्रूव वाली और शुरू हो जाते थे। तो वो उसमें मैं वो कर रहा था, तो बीच में एक नाम लिखा हुआ था AKD। तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि कौन है AKD। मैंने फ़ोन ठोक दिया। तो अब वो पता नहीं मेरे से पहले उस बेचारे को कितने फ़ोन जा चुके हुए थे कि आप हमारे शो पे आ जाए। तो वो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, मैं कहा जी मैं फ़लाने चैनल से बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप आ जाओ। उनका बेटा बस मैं बड़ा बिजी। तो अब मैंने कहा कि सर मेरी बात सुने कि अगर आप आ जाए ना शो पे तो आपको इकोनॉमी प्लस का टिकट है। अब वो बेचारा फ़ोन बिल्कुल, अब आई एम अज्यूमिंग कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि बेटा नहीं बेबी मैं बिजी है, तो वो बिल्कुल फ़ोन रखने के करीब थे जब मैंने ये बात की। तो फिर उन्होंने ना 1 मिनट बीच में से निकाल लिया। उन्होंने कहा अच्छा और क्या क्या दे सकते हो। तो मैंने कहा सर हवारी में कमरा, और सर लॉन्ड्री ना मिलती नहीं है, आपको करवा दूंगा। फिर मैंने उनको कहा कि जी एयरपोर्ट पे आपको गाड़ी रिसीव करनी है, नए मॉडल की होंडा सिटी। कहा अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने पैकेज दिया है, तो आप मुझे ना 4-5 मिनट दो तो मैं ना अपना स्केड्यूल से आपको करता हूँ क्लियर करके। मैंने कहा सर, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं बैठा हूँ, मैंने अपना आपको नवा फ़ोन नंबर काट लिया और सारा कुछ। तो हम बाहर सबके साथ बैठते होते थे, वो जो डायरेक्टर्स थे वो सारे अंदर कैबिन्स में बैठते होते थे, लेकिन उनके कैबिन्स में शीशे लगे हुए थे तो हमें नज़र आ रहा होता था कि क्या। तो मैंने देखा कि उन कैबिन्स में खलबली सी मच गई है, कुछ हो रहा है, वो उधर से उस कमरे में जा रहा है, उधर से उस कमरे में जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो हमारे जो इंफोटेनमेंट के हेड थे वो बाहर निकले। AKD को किसने कॉल किया, AKD को किसने कॉल किया। तो हल्का सा एक हाथ निकाल दिया कि कहते क्या कहा है तुमने AKD को। मैं कहा सर वो मैंने उनको कहा कि वो इकोनॉमी प्लस का टिकट और लॉन्ड्री और हमारी में वो खरीद लेगा हमारी। आइंदा नहीं उसको कॉल करनी। जो इंडिया से देख रहे हैं जिनको नहीं पता अकील करीम डैडी नेटवर्थ जरा गूगल करें। इट्स लाइक आप अंबानी को फ़ोन करके बोल रहे हो कि इकोनॉमी प्लस का टिकट ले लो शो में आने के लिए। वाई सो मुस्बत। अच्छा जल्दी जल्दी करें, हमारे अगले इवेंट का टाइम हो गया है जी। वाई सो मुस्बत। सर वो आपको पता है कि हमारे जो रहनुमा थे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने कहा था कि
ये मनफी रिपोर्टिंग होती है, तो आप इसको मुस्बत करें। शुक्र कोई काम का बंदा बुला लिया, इसके मस्बत शो को प्रमोट करो अपने चैनल से, प्रमोट हैं। कब किस उम्र में आपने आलू अंडे किया? मेरे ख्याल 27 में, आई डोंट, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुस्बत शो 24/7 ट्रांसमिशन कब स्टार्ट हो रही है? बस जी पेट्रन बने, आप नोट फेंकें, हम तो तैयार बैठे हैं। डॉक्टर लव कब वापस आएगा? डॉक्टर लव शायद वापस नहीं आएगा, अब उसकी कोई नई इख्तरा मैं एक बना रहा हूँ, वो शायद आ जाएगी। इतना विजडम कहाँ से आया कि हर सवाल का आपके पास जवाब होता है मुस्बत शो में? ये तो लाहौर का थोड़ा कल्चर है, मतलब ये तो नो एवरीथिंग अंडर द सन वाला माहौल है। डार्क साइड क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री की? म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क साइड तो क्या ही होगी, लेकिन मैं ये अगर कोई मेरे से मशवरा चाहे तो यंग म्यूजिशियंस के साथ काम करें, और लेकिन जो सबसे आपको भी यंग होना चाहिए पहली चीज़, बाकी म्यूजिशियंस को भी यंग होना चाहिए, आपके एज फेलो होना चाहिए। म्यूज़िक इज़ अ जनरेशनल थिंग। आप स्कूल कॉलेज में शुरू करेंगे, वहाँ आप अपनी एक फ़ैन बेस बनाएंगे, वो फ़ैन बेस आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगी। अगर आप बड़ी उम्र में जाके यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मेड अप लगेगा, वो अमूमी तौर पे नहीं चल सकेगा। एक्सेप्शन ज़ाहिर है हर चीज़ में हैं, और बड़ी लोगों को अगर आप अट्रैक्ट करते हैं तो अगेन वो एक ऑडियंस तो है, लेकिन अमूमी तौर पे पाकिस्तान में वो ऑडियंस पैसे नहीं खर्चना चाहती, लेकिन अगेन वो ऑडियंस है, वो ठीक है। यहाँ पे होता ही है कि जो म्यूजिशियन थोड़ा सा उम्र में बढ़ जाता है ना, वो फिर म्यूज़िक नहीं करना चाहता, वो फिर आपको जो है ना एज अ म्यूजिशियन ही देख रहा होता है, आपको एज अ दिहाड़ी देख रहा होता है। तो वो मतलब आप अगर म्यूज़िक करने बैठे हैं और हर कोई बीच में दिहाड़ी लगाने बैठा है, तो वो एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, तो बचे उस एक्सपीरियंस से। क्या अली वाकई मासूम है? बहुत ज़्यादा, मतलब आई ऑलवेज थॉट ये आफ्ताब इकबाल के बेटे हैं। ओके, हाउ डज इट फील टू बी द सेक्सीएस्ट पंजाबी अलाइव? ये शहजाद और मैं, हम दोनों उस खातून को ढूंढ रहे हैं जिसने ये कहा था, तो वो जिस दिन मिल गई तो हमारी ज़िंदगियाँ बन जाएंगी। What led him to start Bagairat Brigade and how it ended? Any plans for the brand reunion? वो मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ वो कैसे बना था। रीयूनियन बिल्कुल, हम सब दोस्त हैं और किसी भी दिन आइडिया आएगा तो कर देंगे। आखिरी म्यूजिक वीडियो में इतनी स्किन क्यों दिखाई? हाँ, वो आपको मज़ा आया कि नहीं आया? पैसे पूरे हुए या नहीं हुए यार? पंजाबी म्यूजिक और सिद्धू मूसेवाला के बारे में क्या ख्याल है आपके? सिद्धू मूसेवाला के कुछ ट्रैक्स मुझे बहुत पसंद हैं। ज़्यादातर ट्रैक्स जो हैं वो अगेन वो ज़ाहिर बहुत ही अच्छे होंगे जो इतनी दुनिया को पसंद हैं, लेकिन मेरा जो जिस तरह का म्यूज़िक मैं कंज्यूम करता हूँ वो नहीं है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं जिस तरह दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी कव्वाली होती है, लेकिन और कुछ का मैं फ़ैन भी हूँ, कुछ को मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के, लेकिन कव्वाली मेरा यॉनरा नहीं है। इस तरह सिद्धू मूसेवाला मेरा यॉनरा नहीं है, लेकिन कुछ ट्रैक्स मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। Has Ali ever been picked up during his Bagairat Brigade days? नहीं, एक तो नहीं, दूसरा ये कि कभी अगर हो भी जाए तो मैं कभी भी नहीं आपको बताऊंगा। दूसरी बात में पहली बात का जवाब है। How does he have an opinion about everything? Everyone has an opinion about everything. Everyone has an opinion about everything. हर बंदे का एक वर्ल्ड व्यू होता है। मतलब जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं भी एक वर्ल्ड व्यू है, तो हर बंदे का होता है और वो उसको हर जगह पे फिट कर देता है। How did he meet Asad Nizami and how is Asad Nizami as a person? Is he an actual friend or just a good colleague? Pretend करते हैं ये लोग, एक्टिंग है, ये सब ड्रामा है, मत भरोसा किया करें टीवी पे जो भी चीज़ आती है। नहीं, सर असद निज़ामी को मैं मिला था 2019 में एक टेलीविज़न चैनल पे, हम इकट्ठा वो हादसाती तौर पे हुए एक शो करने के लिए। लेकिन एक तो ये कि असद निज़ामी की फ़ैमिली के और मेरी फ़ैमिली के टाइज़ हैं बड़े पुराने, ऑल्दो वी वर नॉट लाइक फ्रेंड्स और समथिंग, बट आज से कोई 50 साल पहले हम हमसाए रह चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उस शो के ऊपर हमारी दोस्ती हुई और अब वी आर प्रैक्टिकली फैमिली। और मैंने असद निज़ामी से ज़्यादा नो हैंगअप, ज़ीरो हैंगअप पर्सन आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा।
असद निज़ामी को आप मतलब वो कुछ भी आप कहो कि ये ऐसे नहीं हो सकता तो वो कहता है वैसे कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता तो उसको वैसे कर लेते हैं। उस बंदे का कोई हैंगअप ही नहीं है, मैं उस जैसा कोई और दूसरा बंदा नहीं जानता। अल्लाह इस शादी को चलाए, अल्लाह आप लोगों को और बच्चे दे। किसी ने भी पूछा था इतना हाई क्वालिटी कंटेंट करने के बावजूद लो व्यूअरशिप काउंट क्यों है? हाँ, वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है हाई क्वालिटी का तो पता नहीं, लेकिन जैसा भी कंटेंट है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी फील होता है कि ज़्यादा व्यूअर्स इसलिए होने चाहिए कि पैसे आ जाएंगे, अभी पैसे नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा लोग देखते हैं ना तो मैं थोड़ा सा घबरा भी जाता हूँ, और उसकी वजह ये है कि ये सारा कुछ कर लेने के बाद अब मैं जो है ना एक पुरसुकून से ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं मेरे से हैंडल नहीं होता ज़्यादा, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने ना बहुत ही सख्त किस्म की बातें या सख्त बातों को भी छोड़ दें, वो जो है ना कि फ़लानी चीज़ ऐसे ही होती है, वो इसको करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, मैंने इस तरह की बातें करनी छोड़ दी हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, मैं अब ऐसा महसूस भी नहीं करता। एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है और सब ठीक है। बाप बनने के बाद अली सहम चुका है? हाँ, मैं उससे पहले ही सहम चुका था, लेकिन हाँ उसके बाद तो बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, आपके घर वालों को खुश रखे और हमारे सुनने वालों को भी बहुत खुश रखे। थैंक यू, आपने आज हमें मस्बत पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। थैंक और यू। ये आपने लाइक और शेयर बेशक कर लें, पेट्रन आपने पाकिस्तान एक्सपीरियंस का नहीं बनना, वो आपने यार तुमने आदतें ख़राब कर दी हैं। किसी ने बोला कि अगर मैंने बोला एनी क्वेश्चन फॉर अली, somebody said just become his patron, और वो वीकली आपसे कनेक्ट करता है। तुम वीकली अपने पेट्रन से कनेक्ट करते हो? मैं वीकली अपने मेरे पेट्रन ने मुझे जूते मारेंगे। मैं वीकली अपने पेट्रन से कनेक्ट करता हूँ, लेकिन वो इस पे भी खुश थे। पिछले एक हफ्ते में वो अगेन पिछले एक हफ्ते में आई हैव लॉस्ट हाफ माई पेट्रन्स, और उसकी या सो प्रॉबेबली उसकी को मैंने पॉलिटिकल बातें तो वही कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, या बाकी चीज़ें। एक एपिसोड हमने कर दिया था उसके ऊपर कि हमारे ख्याल में बच्चे बुच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या क्या सारा कुछ, उस पर शायद लोग ऑफेंड हो गए हैं। तो अगेन मैं सबको ये बताती हूँ कि मैं तो एक नई बात करने के लिए बैठा हूँ, मैं ठीक क्या है वो तो बताने के लिए बैठा ही नहीं। मेरे तो जो भी ख्यालात से आप अग्री नहीं करते, मैं उनको वापस लेने के लिए आज इसी मौके पे थे आप वापस। आप बोली लगाओ। नया अली का एक स्कीम आई है, अगर तो आप डायरेक्ट $500 डालोगे, आप लाइन लिखो, लफ्ज़ होंगे आपके, बोलेगा अली, $500 कोई लाइन बुलवानी है। वो तो खैर है ही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप $5 भी प्लेज कर रहे हो ना, तो मैं अपने ख्यालात पे पेशाब भी नहीं करता। 70 रुपये का पेशाब करें, स्टैंडर्डाइज पंजाब गवर्नमेंट कर चुकी है पूरे मोटरवे पे। $5 खर्च मत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय।